हेलो। चलिए आज हम कल के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहली चीज़ मैंने जो कल मैं भूल गया था बताना, उस चीज़ को बताऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू एंड डस नॉट बिलोंग टू। तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू एंड डस नॉट बिलोंग टू से। ठीक है, देखिए मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू एंड डज नॉट बिलोंग टू कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक सिंपल सा टॉपिक है। ये जो एक इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। पहले एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, एक सेट लेते हैं जो कि सेट मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 9 है और ये 10 है। ठीक है, तो अब इसी में काम करने जा रहे हैं कि ये हमारा सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 9 10 और हम कुछ यूं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको 9 कर देता हूँ, 10 डॉट ए, 6 डैश ए, 7 डैश ए एंड 12 डैश। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चंस मैंने कुछ लिए हैं जिसमें 1 और डैश मैंने ए लिखा है, 9 डैश लिखा है, ये सब चीज़ किए हैं। अभी मैं यहाँ पे मैं फिल करने जा रहा हूँ बिलोंग टू एंड डस नॉट बिलोंग टू। तो इसको फिल करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ठीक है, मैं आपको कुछ बताना ये चाहूँगा कि कब हम बिलोंग टू फिल करेंगे और कब हम बिलोंग टू नहीं फिल करेंगे। चलिए, इफ ए इज एंड एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर मान लीजिए कि कोई एक एलिमेंट है ए जो कि सेट ए का क्या है, कोई एक नंबर है जो कि किसका एलिमेंट है, सेट ए का। ठीक है, तो कोई एक ए है जो कि किसका एलिमेंट है, सेट ए का। तो क्या हम इससे बोल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि मैं बोलता हूँ कि आप अपनी फैमिली के मेंबर हैं। जैसे कि मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, मैंने कल ही बोला था इफ़ ए इज एंड मेंबर ऑफ सेट है। मैंने कल ही बोला था एलिमेंट और मेंबर में कोई फर्क नहीं होता, ये दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि आप अपनी फैमिली के मेंबर हैं तो क्या बोल सकता हूँ कि आप अपनी फैमिली को बिलोंग करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मान लीजिए कि ये आप हैं और ये आपकी फैमिली है ये, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर ए मेंबर है इसका, तो आप क्या यही लाइन को मैं बोल सकता हूँ कि ए बिलोंग टू ए, और या फिर बोल दो सेट है कि ए बिलोंग टू सेट है। यानी और देखिए इसी चीज को सेट थ्योरी में इस ये बिलोंग टू को हम इस सिंबल से दिखाते हैं। क्या, जैसे कि मैं यहाँ पे भी लिखना चाहूँगा कि बिलोंग टू को हम किस सिंबल से दिखाते हैं, ये सिंबल से। और देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है ना कि हम नरेशन मतलब मान लीजिए कि बिलोंग टू है तो इसका ये उल्टा है, डस नॉट बिलोंग टू मतलब ये बिलोंग करेगा तो ये नहीं करेगा। जब हम नहीं की बात करते हैं ना तो जो सिंबल उसके उसी सिंबल को हम उसके ऊपर से कट लगा देते हैं तो ये डस नॉट बिलोंग टू का हो जाता है। तो अब आपको समझनी है कि अगर कोई एलिमेंट, अगर कोई एक नंबर है वो उसमें बिलोंग उसके अंदर है यानी बिलोंग कर रहा है तो हम इसको ये सिंबल यूज करेंगे। और अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट जो है जो उसमें बिलोंग नहीं कर रहा तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, डस नॉट बिलोंग टू का, डस नॉट बिलोंग टू का। अब देखिए मैंने ये दोनों का एक्सप्लेन तो कर दिया कि क्या मतलब है बिलोंग टू और डस नॉट बिलोंग टू का। अब चलिए इन क्वेश्चंस को करते हैं और देखते हैं आपसे कितना बनता है। 1, देखिए आप यहाँ पे क्या 1 इस सेट में है, जी हाँ ये देखिए 1 है, तो क्या 1 बिलोंग करेगा या डस नॉट बिलोंग, जी हाँ ये 1 है। इफ 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, क्या 1 एलिमेंट है ए का तो बिलोंग करेगा यानी बिलोंग का साइन आएगा। अगला 9 है क्या, मैंने हाँ है तो बिलोंग करेगा। 10 है क्या, हाँ है तो बिलोंग करेगा। 6 है नहीं तो डस नॉट बिलोंग। 7 है या नहीं, देखिए आप इसमें 7 नहीं है तो क्या आएगा, डस नॉट बिलोंग। 12 नहीं है, डस नॉट बिलोंग। तो आप इस तरह से समझिए कि ये बिलोंग टू एंड डस नॉट बिलोंग टू का ये सिंबल है। ठीक है, और आपको ये चीज़ को अच्छे से याद रखना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू एंड डस नॉट बिलोंग टू क्या होता है। तो बिलोंग टू हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई एलिमेंट उस सेट में होता है, और डस नॉट बिलोंग टू कब, जब वो एलिमेंट उस सेट में नहीं होता है। तो क्या आपको ये समझ में आ गया, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी के बुक में दिया है।
तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मान लीजिए कि इसमें भी एक सेट दिया है ए, जिसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 दिया है। इसमें भी आपको बिलोंग टू एंड डज नॉट बिलोंग टू का साइन लेना है। क्वेश्चन कुछ इससे दिए हैं, 5 डैश सेकेंड दिया है, 8 डैश ए और थर्ड दिया है 0 डैश ए, फोर्थ दिया है 4 डैश ए, फिफ्थ दिया है 2 डैश ए और 6 दिया है 10 डैश ए। अब आपको इन्हें बिलोंग टू एंड डस नॉट बिलोंग टू सिंबल यूज करता है, बिलोंग टू और डस नॉट बिलोंग टू सिंबल यूज करना है। 5 क्या इसको बिलोंग कर रहा है तो क्या आएगा, बिलोंग टू। 0 बिलोंग कर रहा है, नहीं, डस नॉट बिलोंग टू। 2 बिलोंग कर रहा है, क्या इसमें है, हाँ, तो बिलोंग टू। 8 बिलोंग कर रहा है, नहीं, तो डस नॉट बिलोंग टू। 4 बिलोंग कर रहा है, हाँ, तो बिलोंग टू। 10 बिलोंग कर रहा है, नहीं, तो डस नॉट बिलोंग टू। तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो क्या आप, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा बिलोंग टू एंड बिलोंग टू। तो इस चीज़ को हम समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे जो कल मैंने आपको बताया था सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। उसको मैं थोड़ा सा एक बार और थोड़ा हल्का सा एक्सप्लेन करूंगा और फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में और रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना सीखेंगे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं जो कल हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से। तो मैं पहले थोड़ा सा रोस्टर फॉर्म बताना चाहूँगा आपको। रोस्टर या फिर इसको भी हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म दोनों कहते हैं। तो इस चीज़ को हमने कल रोस्टर फॉर्म आपसे क्या बताया था कि हम इसमें क्या करते हैं, हम सारे एलिमेंट का लिस्ट बनाते हैं और उसे कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर देते हैं। तो क्या बोलना है, अ सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट। क्या बोल रहा हूँ, एक सेट को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उसके सारे एलिमेंट को लिस्ट करके और साथ में क्या करेंगे, एलिमेंट यूजली एनक्लोज्ड बिटवीन ब्रेसेस। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि हम क्या बोलते हैं कि एक सेट को हम कैसे सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म क्या करते हैं, हम तो सारे एलिमेंट को लिस्ट बनाते हैं और उसे क्लोज करते हैं ब्रेसेस के अंदर। अगर मैं कुछ एग्जांपल दिखाऊं तो एक एग्जांपल लेते हैं। मैं एक सेट को डोनेट करने जा रहा हूँ, मान लीजिए के से सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, ठीक है। तो कि क्या होगा, देखो क्या बोल रहा है, एक ऐसा एक सेट है नेचुरल नंबर जिसमें नंबर क्या है, 5 से छोटे हैं। तो देखिए 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, क्या 5 आएगा, नहीं, 5 लेस देन 5। अगर वो 5 बोलता तो शायद आता। तो ये हमारा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है जिसमें हमने बोला था, कल ही बताया था कि वैसे इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। रोस्टर फॉर्म आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। हम सेट बिल्डर फॉर्म में काफ़ी कुछ टाइम देंगे, बट रोस्टर फॉर्म को मैं जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको समझ में आ गया कि हमें कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ एलिमेंट को लिस्ट बनाने होते हैं और उसे कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर देना होता है। तो हम आगे पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए तब हम पढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है। आपको मेनली यही याद रखना है क्योंकि आगे आपके फ्यूचर में भी काम। चलिए, इन दिस फॉर्म अ सेट इज describing as x such that px where px is the proposition about x and, देखिए मैं इतना समझा दूं पहले फिर हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि इस फॉर्म में अ सेट डिस्क्राइब अस कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है कि हम बताते हैं कि x एलिमेंट है और x क्या है, ये क्या बताता है उसका कंडीशन कि
ये क्या है, वेयर पी एक्स इज ए प्रोपोजिशन अबाउट एक्स। तो ये एक्स के बारे में बताता है, ये क्या बोलता है कि ये एलिमेंट क्या है, एक्स है, और ये पी एक्स क्या बताता है कि कैसा एक्स है। ठीक है, तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आगे, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, मैं जगह को छोड़ दे रहा हूँ। एंड एक्स सच दैट पी एक्स इज द collection of all those element x for which px is true। देखिए मैं इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैंने क्या बोला, ये जो ये सेट होल्डर फॉर्म में जब सेट को कैसे डिफाइन करते हैं तो कर्ली ब्रेस में एक्स सच दैट पी एक्स लिखते हैं, लेकिन ये एक्स सच दैट पी एक्स ये है कि वेयर पी एक्स इज ए प्रोपोजिशन अबाउट एक्स, मतलब ये जो पी एक्स है ये हमें एक्स के बारे में बताता है कि एक्स कैसा है। अब सुनिए, हमने ये लिख तो दिया बट ये किस चीज़ को दिखाता है, तो ये जो है देखिए क्या लिख रहा हूँ, एंड इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट। ये क्या का कलेक्शन है, इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट एक्स, ये क्या का कलेक्शन एक्स का, फॉर विच पी एक्स इज ट्रू। ये एक ऐसा कलेक्शन बताता है एक्स का जो ऐसा एक्स का कलेक्शन मतलब जो फॉर विच पी एक्स इज ट्रू, ये ऐसे एक्स का कलेक्शन है जिसके लिए पी एक्स ट्रू है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा, आप उस एग्जांपल को देखें और समझने की कोशिश। मान लीजिए कि एक एग्जांपल है एक्स, और मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक के नाम दे रहा हूँ कि एक्स है सच दैट x-1 x-2 एंड x-3 इक्वल टू 0। तो देखिए अगर मैं k का सेट बनाने जाऊं तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, क्या बोल रहा है कि k एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट क्या होंगे, x, और x क्या होगा जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो आप जानते हैं कि क्या बोल रहा है कि इसका मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, 0। तो इसको कौन सा नंबर सेटिस्फाइड करेगा, तो देखिए आप जब यहाँ पे x की जगह 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, तो यानी 1 आएगा। जब आप देखिए आप अगला नंबर कौन सा, क्या 4 आएगा, तो 4 रख के देखो, 4 रखोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2, ये 1, तो मल्टीप्लाई करने पे 0 नहीं आएगा, तो क्या 4 आएगा, नहीं। ऐसे ही हम अगला नंबर रखेंगे 2, तो 2 पे ये 0, ये दोनों कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, ये आएगा, और ये 3, तो हमारा सेट क्या होगा। तो देखिए ये हमें सिर्फ ये बताता है कि x होगा, लेकिन क्या कौन सा x, ये बोल रहा है कि मैं एलिमेंट हूँ, लेकिन मैं तभी हूँ जब मैं इस चीज़ को सेटिस्फाइड करूँ। तो ये बोला कि मैं हूँ लेकिन वो एलिमेंट हूँ जितने दिया, इतने सेटिस्फाइड किया, इस क्वेश्चन को दिया गया। तो आपको ये समझ के चलना है कि यहाँ पर जो एलिमेंट ये कोई फर्क नहीं डालता, आपको सिर्फ ये समझ के कि x तो होगा लेकिन ऐसा एक जो इसको सेटिस्फाइड करे वही एलिमेंट होता है। तो आपको समझ के चलना है कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो ये हमारा k इक्वल टू दैट इतना एंड k इक्वल टू इतना, ये हमने लिख लिया। आगे हम बढ़ेंगे तो हम अब बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में, जैसे कि मैं इसी में कुछ और एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, मैं एक सेट डिफाइन करना हूँ E, और वो सेट कुछ इस तरह का है, x है, x इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर। देखिए तो अब इस कैसे लिखोगे, देखो क्या बोल रहा है कि मेरे मतलब ई सेट में एलिमेंट क्या है, x है, लेकिन x क्या है, इवन इंटीजर है। अब आपको समझना चाहिए ये एलिमेंट तभी है जब ये इवन है। अब देखो x वो सारे x इसके सेट हो सकते हैं जो इवन है। देखिए 2 4 6 8, आप जानते हैं इसको कब तक लिखोगे, जैसे डॉट डॉट। तो आप क्या, अब किसी भी क्वेश्चन को आप टैकल कर लोगे, आपको सिर्फ समझना है ये कुछ काम का नहीं है, आपको ये समझ के चलना है, ये जो है ये आपको वहाँ पे आएगा। तो ये 2 एग्जाम्पल थे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूँ जिसमें हम ये करेंगे कि हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में लिखने वाले हैं। आप इस क्वेश्चन को देखें, राइट द सेट एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप कैसे करोगे, तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्टी ये है कि यहाँ पर आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक कंडीशन नहीं दी गया है, एक्स के लिए 2 कंडीशन दिए गए हैं। तो अब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करना होगा। पहला कि एक्स तो है लेकिन एक्स पॉजिटिव इंटीजर है और साथ साथ में एक्स स्क्वायर लेस देन 40।
तो हमें ऐसे पॉजिटिव इंटीजर खोजने हैं जिसके स्क्वायर करने पे 40 से कम हो। तो चलिए, तो मान लेते हैं कि हम इस सेट को हम कुछ नाम दे देते हैं। तो के है ये, तो के है, तो अगर के हम खोदते हैं, देखिए पहली चीज तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। मे भी मान लीजिए कि आप नेगेटिव इंटीजर ले भी लेते तो ये सेट में नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर उसने बोला ही नहीं है। आपको क्या चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। तो स्टार्ट करते हैं हम जीरो से। जीरो है क्या पॉजिटिव इंटीजर? नहीं, 1 है। तो 1 का स्क्वायर करने पे कितना आ रहा है? जैसे यहाँ पे मैं साइड में कर रहा हूँ, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये लेस देन 40 है क्या? हाँ, तो हमारे सेट में 1 आ गया। 2 का स्क्वायर करने पे लेस देन 40 है क्या? मैं हाँ, 2 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करने पे लेस देन 40 है क्या? 9, जो कि है, तो आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, जो कि 40 से कम है, आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, जो कि कम है, तो आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, जो कि कम है, आ जाएगा। 7 49। नहीं, एक और चेक करते हैं। मैं चाहूँ तो नेगेटिव नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, तो -1 का स्क्वायर 40 से कम है, लेकिन इतना वाला पॉजिटिव इंटीजर, तो हम नेगेटिव की तरफ देखेंगे ही नहीं। तो ये हमारा हो गया। तो हमने क्या किया, एक रोस्टर, एक से क्या बोलते हैं, सेट होल्डर फॉर्म को हमने किस में चेंज किया? रोस्टर फॉर्म। आपको सिर्फ याद रखना है कि आपको कंडीशन सेटिस्फाइड करानी है और आप क्वेश्चन यूं ही सॉल्व कर लेंगे। आप चाहें तो आप क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं अगले वीडियो में उन क्वेश्चंस को ले लूँगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अभी मैं एक आधा और क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप लोग को बेटर समझ में आए। चलिए, अगला क्वेश्चन ये है, राइट अ सेट ए इक्वल टू इतना इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए आपको सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी पकड़नी होगी। तो आप देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए लेट सपोज करते हैं ए सेट है, तो इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ लिख रहा हूँ। हम नाम तो ए दे देंगे, करली ब्रेसेस भी लगाएंगे, और हम हमेशा जैसे करते हैं एक्स हम लिखेंगे। जरूरी नहीं है एक्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन स्मॉल लेटर वाई जेड के पी कुछ भी लिख सकते हो। हमेशा एक्स देखा इसलिए मैंने एक्स लिया। अब देखिए, हमें एक्स की प्रॉपर्टी बतानी होगी, क्योंकि देखिए हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था, हमने यहाँ पे एक्स इतना बोला था, तो हमने ये निकाला था। अब हमें ये दिया है, हमें वापस जाना है, तो हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी बतानी होगी कि हम वापस करें तो ये पहुँच जाए, वैसे ही वापस करें तो यहाँ पहुँच जाए। देखिए, अब यहाँ पे पैटर्न रिकॉग्निशन, ये देखिए 1 का स्क्वायर 1, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर। ऐसे ही मतलब फॉलो किया है। अगर आपको 3 नंबर सेम पैटर्न फॉलो करते हो, आगे के भी नंबर वही फॉलो कर रहे हो। तो देखिए, आपको पता चल गया क्या, पहले नंबर 1 का स्क्वायर, दूसरा 2 का, तीसरा 3 का, चौथा 4 का, पांचवा 5 का। यानी ऐसा नहीं लग रहा है ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, x जो है वो n का स्क्वायर है। अब बात आती है कि हमने इतना बोल दिया, x जो है n का स्क्वायर है, तो n क्या है? मैंने अभी बोला x क्या था, n क्या था, तो यहाँ पे किसके नंबर का नेचुरल नंबर है? x इक्वल टू एन स्क्वायर। हमारा आधा काम हो चुका है। n स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, ऐसे जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो यानी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 होते हैं। तो 1 रखने पे 1 का स्क्वायर, 2 रखने पे 2 का स्क्वायर, 3 रखने पे 3 का स्क्वायर, 4 रखने पे 4 का, 5 रखने पे 5, तो मिल जाएंगे ऐसे ही। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया। आपको समझ में आया होगा। एक आध क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोला है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 से बड़ा एक्स एंड लेस देन 7। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, अब ट्राई करते हैं। चलिए, ए हमें दिया है, करली ब्रेसेस आएगा, और सॉरी ये दे हमें इसको देखिए ये किस फॉर्म में दिया है, किस फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो सॉरी मैं भूल गया था, ये रोस्टर फॉर्म में ये नहीं आता, हमें सिर्फ नंबर्स आएंगे। तो हमें ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इसके बीच में लिख लेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, एक काम करते हैं, हम एक्स इज एन इंटीजर, तो इंटीजर हम नंबर लाइन पे लिख लेते हैं। जैसे कि जहाँ से जहाँ तक दिया है, तो मैं काम कर सकता हूँ -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्या इसके आगे लिखने की जरूरत है? नहीं, कि हमें बात ही इसके बीच में करनी। देखो, एक्स इज एन इंटीजर, देखिए ये बीच बीच में भी नंबर है बहुत सारे, क्योंकि हमें पता है इनफाइनाइट नंबर होंगे इसके बीच में, लेकिन हमें सिर्फ कौन से नंबर की बात करें, जो इंटीजर है। तो इंटीजर कौन कौन है? 4 है, 5, मैं इधर टिक कर लेता हूँ, 4 है, 5 है, 6 है, सॉरी -2 -0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ये सब इंटीजर है, लेकिन हमें एक ऐसा इंटीजर चाहिए जो -3 से बड़ा या इक्वल हो। तो -3 से बड़ा -2 हो जाएगा, लेकिन इक्वल में ये आएगा। तो मैं इसको मैं ऐसे गोला लगा रहा हूँ, जो चाहिए -3 से बड़ा या इक्वल, तो -3 आएगा, बड़ा में ये आएगा
फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, आएगा 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 आएगा। क्या 7 आएगा? नहीं, 7 से छोटा चाहिए तो हमें 6 तक चाहिए। तो हमारे एलिमेंट क्या आएंगे? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। आप समझ गए? आप चाहें तो ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ समझना चाहिए -6 से बड़ा और 7 से छोटा इंटीजर कौन कौन से हैं। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं आपके एनसीईआरटी बुक से। तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए मिल गया। तो b इक्वल टू दिया है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखिए क्या बोला है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब आपको ये समझ के चलना है ये क्वेश्चन को कैसे करें, ठीक है। देखिए क्या बोला है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। तो देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी हम चाहें तो उस मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिंपली सोचना चाहूँगा इस बार। देखिए नेचुरल नंबर है तो क्या क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कंटिन्यू, लेकिन छोटे से छोटा। तो 1 छोटा है मैंने आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 क्या 6 आएगा? नहीं, लेस देन 6। तो हमारे काम हो गया। और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें तो एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि एफ मान लेते हैं, क्या बोल रहा है, द सेट, ये आपको रोस्टर फॉर्म हाँ दिया है, आपको सिंपली सेट होल्डर फॉर्म में दिया, सिंपली दिया है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड BETTER। तो आप इसको जब लिखने जाओगे तो आपको एक ऐसा सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म में जो कि इसके वर्ड से बने हो। देखिए B आएगा, E आएगा, T आएगा, फिर T है, रिपीट हम करते नहीं तो T नहीं आएगा, फिर E नहीं आएगा और फिर R आएगा। ये हमारा हो गया। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसे हमें रोस्टर फॉर्म में दिया होगा और हम उसे सेट होल्डर फॉर्म में लिखना चाहेंगे। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं इसको K नाम दे देता हूँ। 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। तो मैंने आपको पहले ही बोला जब भी आपको रोस्टर फॉर्म से सेट होल्डर फॉर्म में लिखना है तो आपको एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करना होगा, और पैटर्न को इस तरह से करना है कि आप गलत ना हो। देखिए अगर मैं इसको देखूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला डिजिट 3 × 1 है, दूसरा डिजिट 3 × 2 है, तीसरा डिजिट अगर मैं लिखूँ 3 × 3 है, चौथा 3 × 4 है। आपको पैटर्न मिल चुका है कि 3 और मल्टीप्लाई किया गया है किसी नंबर का। तो इसी पैटर्न को हम कैसे लिख सकते हैं, ये है। और मैंने बोला था यहाँ पे क्या आता है, x है। और फिर देखिए ये क्या बता रहा है कि मैं एलिमेंट हूँ इस सेट का, लेकिन मेरी एक प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी बताइए। तो x क्या था, तो 3 का मल्टीपल था। 3 का मल्टीपल आप कैसे दिखाओगे, तो 3 × k। अब देखिए अगर मैं सिर्फ 3 × k लिख देता हूँ तो इसका मतलब है कि k कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें पता है यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 यानी नेचुरल नंबर लेना है। तो हम क्या बोलेंगे, एंड k बिलोंग टू नेचुरल नंबर। सॉरी मैंने k ही ले लिया। एक काम कर सकते हैं, इसको मैं p कर देता हूँ क्योंकि मैंने उधर करूँगा तो इधर खराब हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 3k एंड k बिलोंग टू नेचुरल नंबर। लेकिन फिर भी अभी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। आप बोलोगे कि क्या प्रॉब्लम है, तो अगर k इक्वल टू नेचुरल नंबर लिया है तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, बट हमें सिर्फ 4 तक चाहिए ना। तो हमें लिखना पड़ेगा वेयर 1 से बड़ा है k एंड लेस देन 4। तो अब क्या होगा, देखिए कि नेचुरल नंबर और साथ में 4 से छोटा, 1 से बड़ा तो 1, फिर 2 3 या फिर उसके आगे जा नहीं सकता। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो आपको ये समझना। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में आपका अगले चीज़ पे पहुंच जाऊंगा। फिर अगर आपको इन पे कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि दिया है 2 4 6 ... या 2 4 6 है। देखिए आपको इसमें भी पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है। मैं मान लीजिए k ही नाम देता हूँ, ठीक है। अब पैटर्न रिकॉग्नाइज इस तरह से करना है। देखिए आप फिर से देखिए, ये वही क्वेश्चन है। देखिए पहले नंबर में 2 × 1 का है, दूसरे में 2 × 2 है, दूसरे में 3 × 3 है। एक बार अगर आपको पैटर्न मिल जाए तो आगे भी यही फॉलो करता है। तो यानी अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकला है, सेट। हम पहले तो x लिखेंगे। x क्या बोलता है कि मैं इनका एलिमेंट हूँ, लेकिन मेरी एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी बताओ। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा,
2 इंटू के, जैसे हमने इस क्वेश्चन में लिखा था। लेकिन 2 इंटू के वेयर के क्या है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और इस बार आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बोलूँगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 आगे गया है, तो इसको भी आपको छोड़ देना है। जहाँ तक जाना चाहे जा सकता है, क्योंकि ये भी तो जहाँ तक जा रहा है जाना ही है। तो आपको ये हो गया खत्म। एक और क्वेश्चन लूँगा जिसको हम करेंगे, और मान लीजिए कि इसको मैं पी नाम देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, 1 4 9 डॉट 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 100। देखिए, अगर डॉट 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 का मतलब होता है इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी के आगे तो ही ना 100, ये तो पहले ही होता है, यानी कंटिन्यू मतलब है। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या समझ में आ गया। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, ऐसे ये क्या है 10 का स्क्वायर। हमें पैटर्न मिल चुका है। अब हमें सिर्फ लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, p इक्वल टू एक्स होगा, और x क्या है, तो देखिए ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, यानी नेचुरल नंबर का स्क्वायर, वेयर n क्या है, नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर लिखने से क्या हो गया, ये तो 1 से आगे तक, बिल्कुल आगे तक जाएगा, लेकिन हमें एक और, हमें सिर्फ 10 तक चाहिए। एंड 1 से बड़ा है n एंड लेस देन 10। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन खत्म। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे, और मैं अब आपको बताना जा रहा हूँ, ये इक्वल सेट बताऊंगा। चलिए उसकी बात करते हैं। चलिए हम इक्वल सेट की बात करेंगे, लेकिन इक्वल सेट के साथ साथ मैं एक और चीज बताने वाला हूँ, एजियम ऑफ आइडेंटिटी। एजियम ऑफ आइडेंटिटी, इसी को हम बोलते हैं इक्वल सेट। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसे आप समझ सकते हो, जो आइडेंटिटी बोलो या इक्वल सेट, क्योंकि हम इक्वल सेट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर सेट्स, देन ए एंड बी आर सेम सेट if and only if every element of A is an element of B and every element of B is and एलिमेंट ऑफ ए। तो ये हमारा यहाँ तक हुआ। देखिए ये इक्वल सेट का भी डेफिनेशन है कि दो, इफ ए एंड बी आर टू सेट, देन ए एंड बी आर सेम सेट। मतलब सेम सेट का मतलब क्या है, सेम सेट दोनों एक ही हैं, तभी तो सेम सेट बोल रहा है। और सेम सेट इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। कहने का वही मतलब है, बस एजियम ऑफ आइडेंटिटी हमें कुछ चीज़ें बताता है, या फिर इसको एक और नाम है एजियम ऑफ एक्सटेंशन बोलते हैं, जो भी है। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर होते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, दो सेट इक्वल होते हैं कब, जब उसके एलिमेंट सेम हो। तो जो मैंने आपको बोला था ऑर्डर इज इममटेरियल, वो कहीं ना कहीं इसी की वजह से निकला था कि हम सेट लिखने में ऑर्डर क्या लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कि हम दो सेट लेते हैं, ए तो 1 2 3 4 है। एक और सेट लेते हैं बी, जो कि है 4 3 1 2। देखिए ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब यहाँ से जब हम मैच करेंगे तो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें है और 4 इसमें भी है। यानी दोनों के दोनों सेट क्या हो गए। देखिए इफ एन बी आर सेट, देन एन बी आर सेम सेट इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। बी के सारे एलिमेंट बी में, यानी ये दोनों के दोनों क्या है, सेम सेट है। और सेम सेट होने पे हम क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू बी। यानी अगर मैं, देखिए जैसे कि आपने ऑर्डर अगर फर्क डालता तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं होने चाहिए थे, बट ये दोनों सेट इक्वल हैं। इट मीन्स कि ये ऑर्डर कोई फर्क नहीं डालता। तो यानी आप ये लिखें या ये लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बोला जाता है कि सेट में, सेट जब लिखते हैं तो ऑर्डर इज इममटेरियल, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक रीजन था इस चीज को जानने का। दूसरा मैं बोलूँ तो मैंने आपको एक और बताया था कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन ऑफ
एलिमेंट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड। क्यों नॉट अलाउड? क्या मान लीजिए कि एक सेट लेते हो ए 1 1 2 2 3 है, एक मैं बी सेट लेता हूँ जिसमें है 1 1 1 2 3, और एक और सेट लेता हूँ सी जिसमें है 1 2 3। ठीक है, ये तीनों सेट है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने यही डेफिनेशन का यूज़ करने जा रहा हूँ कि अगर सारे एलिमेंट मैच करते, देखिए 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 भी है, 2 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 3 भी है, 3। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लिख सकते हो कि A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। आप बोलोगे क्यों? मैंने पहले बोला था कि डेफिनेशन को आप मैच करवाएं। क्या बोल रहा है? ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। देखो ए में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसके सारे एलिमेंट, ये तीनों तीसरे से मैच कर रहे हैं। तो यानी इस वजह से हम बोल सकते हैं कि रिपीट करने का कोई मतलब ही नहीं है। यानी आप इस सेट को ये लिख सकते हो, तो फिर इतना करने की जरूरत ही थी, डायरेक्ट आप यही यूज करें ना। बट हाँ, बट sometime repetition is necessary। मतलब कभी कभी हो सकता है कि रेपुटेशन डरी हो तो शायद हम करें, बट बेसिकली कोई मतलब नहीं है रेपुटेशन का, क्योंकि वो आखिरी में जाके फिर वो या आप ये लिख सकते हो इस वजह से। लेकिन क्या पता कभी कभी आप में रेपुटेशन जरूर पड़ जाए, कुछ काम ऐसा हो जाए जिसको हम प्रूव करने के लिए हमें रेपुटेशन की जरूरत है, तो आप याद रखें कि रेपुटेशन हो सकता है। तो आपको याद रखना है 2 सेट इक्वल तभी होते हैं जब दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, मतलब ए का एलिमेंट बी में हो, बी का एलिमेंट ए में हो। तो यानी देखिए, इफ two sets are equal, suppose sets are A and B, then we write A equal to B। A equal to B कब लिखते हैं? जब दोनों सेट इक्वल हैं, अदरवाइज A नॉट इक्वल टू बी। ए नॉट इक्वल टू मतलब कि ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, और सॉरी मैं थोड़ा सा राइटिंग मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे बोर्ड पे लिखने की आदत है, मुझे बोर्ड पे ही पढ़ाने की आदत है, बट लॉकडाउन की वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, और ताकि ज़्यादा बाकी लोगों को ही फ़ायदा हो। इस वजह से मुझे तो ये राइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं जल्दी से जल्दी बोर्ड पे ही वीडियोस बनाना चालू करूँ। तो ठीक है, आगे देखते हैं और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं इक्वल सेट का। तो मैं एक पहला एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, जो कि मैं शायद पहले भी ले चुका हूँ। कि मान लीजिए एक सेट है जिसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और एक पी एक सेट है जो कि एक्स है, सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 4। तो हम इसको भी डिकोड करेंगे तो कुछ ये 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। अब बात आती है कि दोनों सेट इक्वल कब होंगे? जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, मतलब 1 2 3 4 इसमें है, 1 2 3 4 है, क्या उल्टे में भी है? यानी हम लिख सकते हैं इक्वल टू बी। ठीक है, चलिए मैं एक और क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिसमें मैं आपको कुछ बताऊंगा। देखिए एक और एग्जांपल लीजिए कि ए में मान लीजिए 1 2 3 डॉट डॉट 10 है, और बी एक सेट है जिसमें कि 1 2 3 डॉट डॉट 11 तक है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप कभी कभी जल्दी में गलती कर जाए, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको याद रखे। मान लीजिए कि आपने क्या किया कि मैच कराया, 1 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, बीच के भी सारे एलिमेंट होंगे, 10 भी होगा, तो आप बोल दो कि ए इक्वल टू बी। बट नहीं, आपको दोनों सब से चेक करना है। आप इधर से जब चेक करोगे तो सही है, बट इधर से चेक करोगे तो बाकी मैच करेंगे 11 नहीं है, तो इधर वाला गलत हो गया। इस वजह से आप यहाँ पे लिखोगे ए नॉट इक्वल टू बी। तो आप हमेशा याद रखें, जब भी आप क्वेश्चन बनाए तो आपको दोनों तरफ से मैच करना है। आप एक तरफ से मैच करके काम नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। तो ये नॉट इक्वल टू बी है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, और आगे क्या बनने वाले हैं? फिनाइट एंड इनफिनाइट।
फिनाइट एंड इनफाइनाइट सेट पढ़ाने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, किसी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं आप कैसे पता करेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं फिर बात करते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक सेट है ए जिसमें कुछ है 1 2 3 4। अब एक बात बताइए, तो इसको आप कैसे करोगे, तो इसमें कितने एलिमेंट आप कैसे काउंट करोगे। तो देखिए आप बोलोगे कि 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 4 है। और ये एन ए जो हम लिख रहे हैं ये 4, ये एन ए जो रिप्रेजेंट करता है ये करता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अगर मैं इसको मान लीजिए कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं बी ले रहा हूँ, बी में मैं कुछ ले रहा हूँ के या फिर ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ये है। तो यहाँ पे अगर मैं बी एन बी लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो क्या क्या है एन बी। तो ये क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, इसको हम समझेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम एन एस से क्या दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस बोलने से मेरा क्या मतलब है मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए मैं इससे पहले ये बता दूं कि आपको जब भी आप नंबर्स काउंट करें ना तो आपको हमेशा डिस्टिंक्ट नंबर मतलब मानने हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक सेट लेता हूँ तो 1 2 1 5 ले लिया, ठीक है। तब कहने के लिए एनसी क्या आप 4 बोलोगे, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि आप पहले से ही जानते हो कि इस सेट को हम C इक्वल टू लिख सकते हैं 1 2 5। बोलोगे क्यों, मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी हम इस सेट को ये लिख सकते हैं नाउ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 3। तो आपको हमेशा याद रखना है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेना है, हम सेम एलिमेंट को 2 बार काउंट नहीं करेंगे, तो आपको ये याद रखना है हमेशा। तो एन सी इक्वल टू क्या जाएगा 3, तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी इज 3 नॉट 4। तो आपको याद रखना है। अब मैंने ये क्यों बताया, इसका रीजन है फिनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो फिनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है मैं अभी आपको बताने जा रहा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, एक ऐसा सेट जो कि एम्प्टी हो यानी खाली हो, जो कि मैंने अभी आपको बताया नहीं है। एम्प्टी सेट मैंने आपको अभी नहीं बताया है, मैं ये कल बताऊंगा और सबसेट पढ़ाने के बाद बताऊंगा, क्योंकि मुझे उसमें कुछ चीज़ें बतानी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं ये प्रूफ करना है, कल मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि एम्प्टी सेट एग्जिस्ट करते हैं। हम ये तो प्रूफ नहीं कर पाए कि सेट एग्जिस्ट करता है, बट हम ये जरूर प्रूफ करेंगे कि एम्प्टी सेट एग्जिस्ट करते हैं और 2 एम्प्टी सेट इक्वल होते हैं या नहीं। मान लीजिए कि मैं बोलता हूँ एक सेट ई है एक सेट ई डैश है, तो दोनों एम्प्टी सेट है, तो क्या दोनों इक्वल होंगे या अलग होंगे, ये सब चीज़ें कल बातें करूंगा लेकिन सबसेट के बाद। तो आज के लिए हम बोल रहे हैं सेट विच इज एम्प्टी, यानी जो हम कल जानेंगे उसके बाद आप समझ जाओगे एम्प्टी का मतलब। अ सेट विच इज एम्प्टी यानी खाली और कंसिस्ट ऑफ डिफिनाइट नंबर, कंसिस्ट ऑफ डिफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फिनाइट। अब सपोज करो कि एक सेट लेता हूँ मैं, उससे पहले आप समझ लो कि मान लीजिए कि एक सेट है एस, कोई भी एक सेट होगा एस, मान लीजिए कि मैंने एक सेट एस की बात कर रहा हूँ, तो एन एस हम निकालेंगे क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या बोल रहा है सेट विच इज कंसिस्ट, मतलब उसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो एन एस भी कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो मान लीजिए कि वो कुछ ऐसा आ जाता है, अब बोलोगे ये एन क्या है, तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। मान लीजिए कि आपने एन एस किया, वो क्या आ गया नेचुरल नंबर, सम डेफिनेट नेचुरल नंबर। तो कैसा सेट हो जाएगा, फिनाइट सेट होगा, क्योंकि हम उसे फिनाइट मतलब काउंट कर सकते हैं। या फिर आप फिनाइट सेट को ऐसा समझ सकते हो जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट मतलब जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कुछ सा, कि मैं बोलता हूँ एक सेट है एक्स, एक्स एक एलिमेंट है एक्स और एक्स में क्या है, कहाँ गया, या ये रहा एग्जांपल। मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल इनकी सोच रहा हूँ। हाँ, एक्स इज मैन लिविंग प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ। एक बात बताओ, क्या आप ये काउंट कर सकते हो, क्या बोल रहे हो, एक ऐसा सेट है जिसमें एक्स और एक्स क्या है लोग रहते हैं पूरी दुनिया में। तो देखिए आपको पता है कि हम ह्यूमन पॉपुलेशन काउंट कर सकते हैं, यानी जब हम मान लीजिए कि एन ए निकालेंगे तो हमें पता है कुछ करोड़ों में है, लेकिन कोई एक नंबर है, इट इज अ फिक्स नंबर, फिक्स नेचुरल
नंबर, एक ऐसा सेट जिसके हम नंबर्स ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं और एक फिक्स नंबर आए, उससे हम कहते हैं क्या, फिनाइट सेट। और ये इनफाइनाइट कब हो जाएगा, जब हम उस नंबर को काउंट ही ना कर पाए। तो ए ने क्या गया यहाँ पे, मान लीजिए कोई भी नंबर के होगा तो ये क्या है गया, एक फिक्स नेचुरल नंबर है, ठीक है। और फिक्स नेचुरल नंबर होने का मतलब ये फिनाइट सेट है। अगर मैं इनफाइनाइट सेट की बात करूँ, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इनफाइनाइट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इज इनफाइनाइट, यानी अगर मैं बोलूं, लेट सपोज करो कोई एक सेट एस है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, इनफाइनाइट। वी कांट से एनीथिंग, मतलब बस हम ये बोल सकते हैं कि नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि हम कुछ बोल ही नहीं सकते। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर एक मान लो कि एक सेट ए लेते हैं, एक्स दैट एक्स इज स्टार इन गैलेक्सी, क्या बोल रहा हूँ कि टोटल एक्स इज स्टार, एक्स इज ऑल स्टार इन गैलेक्सी। तो आप क्या बोलोगे, क्या आप काउंट कर सकते हो, नहीं, तो काउंटेबल ही नहीं है, तो यानी इनफाइनाइट सेट है। तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट। तो आपको यही समझना था, तो मैंने इतना चीज़ आपको समझा दिया कि फिनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो मैं कल इसके आगे इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, और फिर हम आगे सबसेट पढ़ेंगे, और सबसेट के साथ साथ ही हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट क्या होता है, प्रूफ कि एम्प्टी सेट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। और साथ साथ हम पढ़ेंगे कि दो अगर एम्प्टी सेट दिए हैं, मान लीजिए ई और ई डैश, तो दोनों इक्वल होंगे या दोनों अलग अलग सेट होते हैं। थैंक यू।